तू है सूरज, तुझे कहाँ मालूम रात का वाह। दुख, तू उतर किसी रोज़ मेरे घर शाम के बाद। पीटीआई के लोग चले गए हैं, उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जबकि मौजूदा क़यादत कह रही है कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अब पार्टी इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने बनाई है, हमने बनाई है। मौजूदा क़यादत सर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो मौजूदा क़यादत तो देखिए ना एक हादसे में आई है ना। मानकम राजा साहब पहले मियां नवाज शरीफ साहब के वकील रहे पैनामा केस में, अब वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत में सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये पीटीआई में कैसे आए? इमरान खान ने कैसे इनको ओहदा दे दिया? तो जो सिचुएशन है वो तो ये है कि उमर अयूब ही सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के और गौहर जो है वो चेयरमैन है। मौजूदा क़यादत की तरफ से वो आवाज़ बुलंद हमें दिखाई नहीं नज़र आ रही, ना ही कोई ऐसा एहतजाज, कोई जलसा कर पा रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकाल सके। जो सियासी तौर के ऊपर नाबालिग लोग हैं, ज़ाहिर है फिर उनको मौका मिला। पाकिस्तान टेलीविज़न साहब की जो सोशल मीडिया टीम है वो एक ब्लंडर है और उसकी वजह से बानी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम जो आ रही है सोशल मीडिया के अंदर वो घुसपैठिए हैं जो पीटीआई का रूप धार के अंदर आ गए हैं। और गुज़श्ता दिनों आप गए थे अडयाला जेल, तो वहाँ से हमें कुछ थप्पड़ों की गूंज नज़र आई हाँ, थी, वो क्या वजह थी? थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था लेकिन बस आ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है कि अभी ये जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ, ये पीटीआई मुलव्वस है, ये उनका प्रोपेगेंडा है। सच्ची बात यह है कि हमेशा ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई पाकिस्तान का असासा है। उसकी वजह यह है कि ये तीनों पार्टियाँ फेडरेशन की बात करती हैं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ बैठेंगे? क्या उनको एतमाद में लाएंगे? जब मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं तो उसके बाद तो बाकी मामला तो हल हो सकते हैं। ईद के बाद क्या पीटीआई ये कामयाब तहरीक चला पाई थी? आज के दिन तक तो मुझे शक है कि ये अलायंस और ये चीज़ें दूर हो गई हैं। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो अपने दबंग अंदाज की वजह से ख़ास तौर पर जाने जाते हैं। सियासत की बात हो, तज्ज़िये की बात हो, तर्जुमानी की हो या कुछ भी हो, वो अपना एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, सख्त लहजा रखते हैं और अगर ज़्यादा गुस्सा आए तो थप्पड़ भी मार देते हैं। थैंक यू सो मच सर, अपने वक्त दिया। सर, बात करूँगी आपके करियर से कि आपने अपना करियर कब स्टार्ट किया और सियासत कब से ज्वाइन की? कैरियर देखिए हम बेसिकली तो मैं झेलम से हूँ और हमारी फैमिली तकरीबन 3 पुश्तों से जो है वो सियासत में है। मेरे जो दादा थे चौधरी मोहम्मद अवैस, वो 1926 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झेलम के वाइस चेयरमैन थे। उस वक़्त ये सबसे बड़ा इलेक्टेड ऑफिस था। चेयरमैन जो था वो डिप्टी कमिश्नर होता था। उसके बाद फिर मेरे नाना जो थे वो मिडगमरी डिस्ट्रिक्ट था उस वक़्त, उसमें ज़िला कौंसिल के मेंबर थे चौधरी शाह मोहम्मद साहब। और मेरे फिर जो ताया हैं चौधरी अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो 1952 की असम्बली के यंगेस्ट मेंबर थे। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कैंपेन में के वो यंगेस्ट इंचार्ज थे और उसके बाद वो डिफरेंट असम्बलीज़ में रहे। फिर पंजाब के गवर्नर बने 93 में, फिर उनकी डेथ हो गई 95 में। फिर मेरे जो मामू हैं चौधरी शहबाज साहब, वो फेडरल मिनिस्टर एमएनए बने, फिर फेडरल मिनिस्टर बने। फिर मेरे जो चचा हैं वो आर बेसिकली फैमिली ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। तो मेरे जो चचा हैं वो चीफ जस्टिस चचा थे मेरे, वो चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के 6 साल। मेरे दूसरे चचा जो हैं वो दीना हमारी जो तहसील है उसके चेयरमैन रहे और मेंबर ज़िला कौंसिल रहे कई दफ़ा, चौधरी जावेद हुसैन साहब। सो हम वी आर फैमिली ऑफ पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। तो पर्सनली अगर आप मुझे कहें तो मैंने पहला इलेक्शन अपना 2013 में लड़ा और वो इलेक्शन में हार गया। फिर 2016 में मैंने पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा और वो तमाम गवर्नमेंट की मशीनरी ने वो इलेक्शन हम जीत गए थे, हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया और फिर 2018 में फिर हम इलेक्शन जीत गए। सर, एक सवाल उठ रहा है कि क्या आप अभी पीटीआई का हिस्सा हैं? देखो ये सवाल तो वो लोग उठाते हैं ना जो चाहते हैं कि पीटीआई का हिस्सा कोई भी ना हो। जाहिर है कि हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो जेलें काटी हैं, जो तशद्दुद बर्बरियत सही है, वो इसी वजह से सही है ना कि हम पीटीआई का हिस्सा है। अदरवाइज़ हमारे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं था लोगों की तरह पार्टी छोड़ के आईपीपी में या किसी में शामिल होना, वहाँ से वज़ीर बन जाते, कुछ कर लेते। अच्छा सर, पीटीआई के लोग चले गए हैं, उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, जबकि मौजूदा क़यादत कह रही है कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं रहा अब। तो क्या इमरान खान साहब उनको वापस लाएंगे? देखिए पीटीआई जो थी वो इन लोगों से पहले भी मौजूद थी, यानी 97 से पीटीआई तो चल रही है ना, लेकिन जो लोग होते हैं वही
पार्टी का एक कार्डर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जो लोग ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने ज़्यादतियाँ करके, उनको मार के, फैमिली को हरासा करके ज़बरदस्ती जो है वो पार्टी छुड़ाई गई, उनका पूरा हक है कि वो इस पार्टी में वापस आए, क्योंकि ये पार्टी इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने बनाई है, हमने बनाई है। ये पार्टी की जो मौजूदा जो कामयाबी है वो तो हम लोगों की वजह से, पीटीआई इमरान खान की वजह से है और इमरान खान की टीम की वजह से। एग्जैक्टली अब मौजूदा क़यादत सर जो है वो दो हिस्सों में तकसीम है। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, एक एक को कहता है बच्चा है, दूसरा दूसरे को कहता है बच्चा है, तो फिर बड़ा कौन है? तो मौजूदा क़यादत तो देखे ना, एक हादसे में आई है ना। हादसा ये हुआ है कि इन्होंने एक तवील अरसे से जो लोग सियासत कर रहे थे उनको हटाया, और उनकी एग्जैक्टली जगह के ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स किया है, और उस लीडरशिप का इतना काबिल नहीं है कि वो कोई कर सके काम, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ये तो एक टेम्परेरी फेज़ है, ये तो गुजर जाएगा। अच्छा, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि सलमान अकरम राजा साहब पहले मियां नवाज शरीफ साहब के वकील रहे पैनामा केस में, अब वो पीटीआई के मौजूदा क़यादत में सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये पीटीआई में कैसे आए? इमरान खान ने कैसे इनको ओहदा दे दिया? मुझे पता नहीं है, हम लोग तो जेलों में थे, जी। तो पीछे जो जो आया फिर उसको जो है वो शायद उन्होंने सोचा होगा कि ये अरेस्ट नहीं होंगे, इनका ज़ाहिर है कि कोई वो इशू नहीं है, गुडी गुडी होके चलते रहेंगे छोटा मोटा, तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए। अदरवाइज तो ज़ाहिर है कि उनका कोई पॉलिटिकल या उस तरह का तो है नहीं। अच्छा, ये बात शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी की थी कि क्योंकि उनका कोई ऑफिशियली ऐसा लेटर जारी नहीं किया इमरान खान साहब ने, ये सब कुछ ज़ुबानी कलामी है। तभी इन दोनों की जब लड़ाई हुई तो आपस में इनकी बात इतनी आगे तक गई जब फिर मरवत साहब को निकाल दिया गया। नहीं, वो तो देखें, जो इशू ये है ना कि जो पीटीआई के आइन के मुताबिक जो दो ओहदे हैं, चेयरमैन का और सेक्रेटरी जनरल का, वो इलेक्टेड ओहदे हैं, वो नोटिफिकेशन से हो नहीं सकते। अच्छा। लिहाजा इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो ये है कि उमर अयूब ही सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के, और गौहर जो हैं वो चेयरमैन है, क्योंकि इलेक्ट होके आए हैं, और जाहिर है कि उनकी लीगल पोजीशन तो जो शेर अफजल मरवत कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सर, फिर ये एक बड़ी जमात है, ये एक हकीकत है, लेकिन मौजूदा क़यादत की तरफ से वो आवाज़ बुलंद हमें दिखाई नहीं नज़र आ रही, ना ही कोई ऐसा एहतजाज, कोई जलसा कर पा रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकाल सके। इसकी क्या वजह? ये नाअहली है या क्या वजह? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई को जिन हालात का सामना है वो कोई अमूमी सियासत तो हो नहीं रही। एग्जैक्टली। जो काडर था, चाहे वो असद उमर हों, चाहे असद कैसर हों, अपने परवेज़ खटक हों, आरिफ अलवी हों, मैं हूँ, बाकी बेशुमार लोग जो हैं उनको, शाह महमूद कुरैशी हों, एजाज चौधरी हों, महमूद रशीद हों, यास्मीन राशिद हों, इन सबको साइडलाइन कर दिया गया या जेलों में डाल दिया गया, और उनकी जगह के ऊपर जो सियासी तौर के ऊपर नाबालिग लोग हैं, ज़ाहिर है फिर उनको मौका मिला, और सिचुएशन आगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की थी, जिसको डील करने के लिए बहुत ही ऑर्डनरी लोग जो हैं वो सामने हैं, और यहाँ गोलियां मारी जा रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, जो जुल्म और बर्बरियत है वो आपके सामने है, स्पेस नहीं है पॉलिटिक्स की। तो इसके लिए जो हिकमत अमली चाहिए थी वो फार सुपीरियर है, इन लोगों से ऊपर है, जिसकी वजह से ये मसले जो हैं वो पैदा होंगे, और अब तो आप देख ही रही हैं कि एक मायूसी की एग्जैक्टली। कैफियत जो है वो भी पैदा हो रही है। अच्छा, महमूद कुरैशी साहब की आपने बात की तो अक्सर उनकी तरफ से ये बयान आता है और यास्मीन राशिद साहबा की तरफ से आता है कि ये मौजूदा क़यादत कभी उनसे मिलने नहीं गई, तो क्या उनका गिला बजा है? देखिए, बात यह है कि इन लोगों ने, शाह महमूद कुरैशी हो गए, यास्मीन राशिद हो गई, जहाज चौधरी हो गए, महमूद रशीद हो गए, उमर चीमा हो गए, इन लोगों ने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की हैं तहरीक इंसाफ के लिए, एग्जैक्टली। और अभी तक इन लोगों को 2-2 ढाई-ढाई साल हो गए हैं जेलों में। इतने में तो जो है वो कत्ल के मुलज़मों को भी ज़मानतें मिल जाती हैं, लेकिन इनको नहीं दी जा रही। अब सवाल ये है कि अगर मौजूदा लीडरशिप जो है वो इनको भी इज़्ज़त नहीं दे रही, इनको भी नहीं मिल रही, इनसे भी मशवरा करने को वो अपनी तौहीन समझते हैं, तो इससे आप इनकी अकल का अंदाज़ा लगा लें। असल लीडरशिप पीटीआई की ये लोग हैं, और यकीनी तौर के ऊपर इनको वो पार्टी में इज़्ज़त और तकरीम नहीं मिली जिसके वो मुस्तहक हैं। तो फिर मुखालिफ पार्टी ये कह रही है कि ये खुश हैं कि इनके लीडर जेल में हैं, इनका बानी जेल में है, ये खुश हैं, तो फिर क्या उनका बयानिया ठीक है? चले नहीं भी खुश, तो फिर हम्म। भी जो है बात यह है कि इनका जो इनको एक स्पेस तो मिली हुई है ना,
शायद इनको लगता हो कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे तो हमारी स्पेस ख़त्म हो जाएगी। सर एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो एक ब्लंडर है और उसकी वजह से बानी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये हकीकत है? देखिए, पीटीआई की जो अपनी सोशल मीडिया टीम है ना, वो तो एक एसेट है उसका। तो वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। प्रॉब्लम जो आ रही है सोशल मीडिया के अंदर, वो घुसपैठिए हैं जो पीटीआई का रूप धार के अंदर आ गए हैं। और उनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुपों के लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मकबूलियत देखते हुए इमरान खान की एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव जो है वो शुरू कर दिया है। फ़ौज के ख़िलाफ़ मनहसल इदारा एक नैरेटिव शुरू कर दिया है। उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसका असल कसूर ये है कि उन्होंने अपने आप को इन लोगों से दूर करने के लिए जो एफ़र्ट चाहिए थी वो नहीं की। और आदिल राजा जैसे लोग, और राजा ये जो मेहदी टाइप लोग हैं, शहबाज गिल टाइप। ये लोग सारे जो हैं वो आ गए हैं जो कि जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन लोगों ने सिर्फ डॉलर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया। सर आप कह रहे हैं ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये इमरान खान तो इनकार नहीं कर रहे ना, वो इकरार भी नहीं कर रहे, इनकार भी नहीं कर रहे, जबकि ये लोग बाहर बैठे हैं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस वक्त पाकिस्तान होना चाहिए था, पाकिस्तान आके इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। इमरान खान ने तो खैर बड़ा वाज़ेह बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीदों के ख़िलाफ़ और ये कैंपेन चला रहे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो एक वाज़ेह ट्वीट भी की थी, उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे ये बात भी जी। की थी। लेकिन उसके बावजूद जो नीचे लोगों को एफ़र्ट डालनी चाहिए थी वो एफ़र्ट नज़र नहीं आई। अच्छा, मुस्लिम लीग नून कहती है कि अभी जो जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया हुआ, ये पीटीआई मुलव्वस है, ये उनका प्रोपेगेंडा है, उनकी सोशल मीडिया टीम का प्रोपेगेंडा है, जो दुश्मन ममालिक को फ़ायदा पहुंचा रही है, तो क्या ये हकीकत है? लेकिन पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस वक्त जब हमें सबसे ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, हम बहुत ही एक सस्ती सियासी शोहरत के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बातें जो हैं वो कर रहे हैं। मैं तो सच्ची बात यह है कि हमेशा ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई पाकिस्तान का असासा है। उसकी वजह यह है कि ये तीनों पार्टियाँ फेडरेशन की बात करती हैं। ये तीनों पार्टियाँ जो हैं ये इलाकाई नहीं हैं, ये कम अज़ कम एग्जैक्टली। इनका फ्लेवर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है। और लोग जो हैं इनका वोट का पैटर्न जो है वो लार्जली जो है वो डेमोक्रेटिक है। सो बजाय इसके कि ये तीनों सियासी जमातें अपने आप को पाकिस्तान के आइन के अंदर जिस तरह से ये मानती हैं आइन को, उस तरह रह के आगे बढ़ें। ये पीटीआई को गिराने के चक्कर में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने क्रेडेंशियल्स ही तबाह कर लिए हैं, और इसका पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखें ना, अगर आप नून लीग जो है अगर पंजाब से जिस तरह से वाइप आउट हो गई है इस वक्त, उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह मजहबी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो लेंगे, मजहबी शिद्दत पसंद लेंगे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, जो पीटीआई के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह से जो अगर आप अब पीटीआई को इजाज़त नहीं देंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की, तो पीटीआई को पंजाब में जो रिप्लेसमेंट है वो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट करेंगे। लाइकवाइज केपी में, बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट रिप्लेस करेंगे, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरी तो ये है कि मैं तो कहता रहता हूँ कि इन जमातों को बड़ी ज़रूरत है कि अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करें और उसके मुताबिक आगे बढ़ें। क्या पीटीआई इत्तेहादी जमातों के साथ मिल बैठेगी और उनको इत्तेमाद में लेगी? इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये तो मैं तो 1 साल से ये बात कह रहा हूँ। ये तो लेट हो गए हैं बहुत। 9 फरवरी के बाद 10 फरवरी को मैंने कहा था कि जेयूआई और इनको इकट्ठा होना चाहिए और एक बड़ा अलायंस जो है वो बनाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किया नहीं। क्या मौलाना फजल रहमान साहब इनके साथ बैठेंगी? क्या उनको इत्तेमाद में लाएंगी? देखिए ना, मौलाना फजल रहमान की क्या मिन्नत नहीं कर ली गवर्नमेंट ने कि वो हुकूमत में शामिल हो, लेकिन एग्जैक्टली। वो हुकूमत में शामिल नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि वो अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं। तो जब मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की सियासत करना चाहते हैं तो उसके बाद तो बाकी मामला तो हल हो सकते हैं। उनको बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात है पीटीआई से। पीटीआई से उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस वक्त उनके तहफ़्फ़ुज़ात एस्टैब्लिशमेंट से, आसफ जरदारी से, नवाज शरीफ से, पीटीआई से ज़्यादा है। वो तो फिर 26वीं तरमीम भी मौलाना साहब ने खुद ही पास करवाई थी सर। हाँ, मौलाना ने कराई थी, लेकिन अगर आपको याद हो तो पीटीआई ने भी मौलाना का पहले साथ दिया था और आखिर ऐसे में ही है। हटे थे।
तो अगर मौलाना के साथ, ज़ाहिर है कि पीटीआई और मौलाना एक पार्टी नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर जो गुफ्तगू है, बातचीत है, वो हो सकती है, और जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात हो सकती है। लेकिन मौलाना का और पीटीआई का इकट्ठा होना ज़रूरी है पाकिस्तान के आइन की बहाली के लिए। तो ईद के बाद क्या पीटीआई एक कामयाब तहरीक चला पाएगी? आज के दिन तक तो मुझे शक है कि ये अलायंस और ये चीज़ें दूर हो गई हैं, क्योंकि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बड़ी इमेच्योर है, और अगर इमरान खान ने इस लीडरशिप को तब्दील ना किया और वो इसी लीडरशिप के साथ ही आगे बढ़ने पे बज़िद रहे, तो फिर तो ज़ाहिर है कि पीटीआई का फ़िलहाल मुस्तकबिल जो है वो तारीक है। एग्जैक्टली इस दफ़ा आलिया हमजा और जुनैद अकबर साहब से ना बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद ये बंदे लाएं। पहले तो शेर अफजल मरवत साहब होते थे, फिर भी उनकी वजह से क्राउड आ जाता था। क्या इस दफ़ा आलिया हमजा लोग या ये जुनैद अकबर साहब बंदे लाएं? देखिए, बंदे लाने में प्रॉब्लम ये है कि आपका माहौल, देखिए पीटीआई मिलिटेंट नहीं है, आप बंदूकें उठा के नहीं आगे आ सकते। आगे से लोग आपको गोलियां मार रहे हैं, आपके ऊपर आंसू गैस शेल हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों को उठा उठा के उनकी माएँ बहनें, उनकी बच्चों को जो है वो उठा लिया जाता है। एक ख़ास आप कोई अमूमी सियासी माहौल में तो नहीं है ना। इस माहौल में मुझे आप ये बताइए कि पीटीआई जो है वो बंदे कैसे उसको वो लाएंगे, क्या करेंगे? कारकुन इस आते हैं, लीडरान इनके नहीं आते। एक कारकुन भी सिर्फ केपी से आए हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लोगों को लाने में, अपनी हुकूमत है। जहाँ पे अपनी हुकूमत नहीं, आपको याद होगा जब एक जलसा था मर्दान में, जब के पीटीआई की हुकूमत नहीं थी और एक इंटरिम गवर्नमेंट जो थी वो थी, और पीटीआई मर्दान में जलसा नहीं कर सकी। आपने पहले माहौल बनाना है जिसमें आपको स्पेस मिले पॉलिटिक्स की, और जुनेद और आलिया हमज़ा बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन देखिए ये वो माहौल नहीं बना सकते। इसके लिए एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और बड़ी लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसके ऊपर बहरहाल खान साहब को ही गौर करना पड़ेगा। सर हुकूमत की तरफ से ये बयानिया दिया जा रहा है, ये तासुब दिया जा रहा है कि कारकुन निकल आते हैं, कारकुन मार खा के चले जाते हैं, लेकिन इनके लीडरान नहीं निकलते। बकौल अगर मैं बात करूँ शेख वकास अकरम साहब की, तो वो एक व्हाट्सएप वीडियो पैगाम भेज देते हैं, या सलमान अकरम राजा साहब भी अपना एक व्हाट्सएप वीडियो पैगाम भेज देते हैं, उमर अयूब साहब की भी यही हालात है, लेकिन वो फिर ग्राउंड पे नज़र नहीं आते ना। और दूसरा इसके साथ बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब ये लोग खान साहब को मिलते हैं तो वहाँ पे उनको यही बताते हैं कि जी सारा पाकिस्तान निकल आया था, हज़ारों लोग साथ थे, और ये हो गया और वो हो गया और हमने बड़ा मुकाबला किया। गलत बात है। आपको अपने लीडर को बिल्कुल सही बात बतानी चाहिए, और सही बात यह है कि लोग, एक ख़ास माहौल होगा तो लोग निकलेंगे, आपका माहौल नहीं होगा तो लोग नहीं निकलेंगे। और माहौल बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले एक ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है वो बने, मौलाना फजल रहमान उसमें आए, जीडीए उसमें आए, ताकि जब तक लाखों लोग आप सड़क पे नहीं जमा करते, उससे पहले कोई ज़रूर ये माहौल नहीं बन सकता। यही बात हुकूमत की तरफ से भी कहा की जाती है कि हमें कोई ऐसा कामयाब जलसा नहीं इनका दिखाई दिया, ना कोई एहतजाज कर पाई है ये क़यादत। तो हुकूमत तो खैर उसको ये बात करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि हुकूमत ने कभी इजाज़त ही नहीं दी है। आप आज अगर पाबंदियाँ हटा देंगे, आज अगर आप लोगों को अपनी विल पे एक्सरसाइज करने का मौका देंगे, मर्ज़ी पे निकलने का मौका देंगे, तो आप देखेंगे कि पीटीआई से बड़ा जलसा या उससे बड़ा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली पीटीआई के नाम पे लोग आते हैं। लेकिन अगर आप आगे से गोलियां मार रहे हैं, आगे से लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं, बर्बरियत और फस्तायत आपने मचाई हुई है, तो मुझे आप बताइए कि कैसे जो है ये चीज़ आगे बढ़ेगी। सर गुज़श्ता दिनों आप गए थे अडयाला जेल, तो वहाँ से हमें कुछ थप्पड़ों की गूंज नज़र आई हाँ हाँ, थी, वो क्या वजह थी? बस वो एक्चुअली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने काफ़ी बेहुदा गुफ्तगू की, और ये कहा कि खान साहब ने कहा है, और मैंने खान साहब से क्लेरिफाई किया और उन्होंने कहा और बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा, तो उसके ऊपर बहरहाल थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन बस आ गया, हो जाता है। गुस्सा आ गया। ये बात शोएब शाहीन साहब से मैंने भी की थी, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में भी कहा था कि ये बात मुझे खान साहब ने की थी। बिल्कुल, मैंने खान साहब से, गौहर साहब के सामने ये बात क्लैरिफाई की थी, और उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं कहा। चलें सर, एक पर्सनल कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आपको मौसीकी पसंद है? मौसीकी तो बहुत पसंद है, और कैसे पॉसिबल है किसी इंसान को मौसीकी पसंद क्या है? सुनते हैं ज़्यादा शौक से? ज़्यादा तो मुझे कवाली पसंद है, और कवाली तो बहुत पसंद है। फिर पुराने 90s के इंडियन गाने हैं। किताबें पढ़ने का शौक है? किताबें पढ़ने का बहुत, शेर व शायरी भी करते हैं? शेर व शायरी का भी बहुत शौक। ज़्यादा किसको सुनते हैं? ये शायरी में जी।
शायरी में तो बहुत डिफरेंट हैं लोग, बड़े मुख्तलिफ लोग हैं। जॉन एलिया से लेके और फराज तक, और फिर परवीन शाकर से लेके जोश मली आबादी तक, मुख्तलिफ लोगों के। देखिए, हर आदमी का हर शेर बहुत अच्छा नहीं होता, और हर आदमी के कुछ शेर बहुत अच्छे होते हैं। इवन फ़रत अब्बास एग्जैक्टली शाह के कुछ शेर आप देखें तो बहुत ही अच्छे हैं। तो कोई आपका फेवरेट शेर जो आप हमें सुनाना चाहें? ये फ़रत अब्बास का ही सुना देता हूँ कि सुनाएं। तू है सूरज, तुझे कहाँ मालूम रात का वाह, दुख, तू उतर किसी रोज़ मेरे घर शाम के बाद। ये भी एक मैसेज ही था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया।